उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे किसान भाई खेती के साथ साथ सह व्यवसाय के रूप में पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन व अन्य व्यवसाय भी करते हैं। किसान भाइयों, एक व्यवसाय ऐसा भी है जिसको कम लागत और कम जगह में करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मशरूम की खेती की। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों की। सुरेंद्र अवाना राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। किसान 25 दिसंबर के बाद सरसों में नहीं करें सिंचाई। पलसाना, पाटन और खंडेला में गठित होंगे नए एफपीओ। मक्का की नई किस्म हुई विकसित और अमरूद में उकटा रोग का करें नियंत्रण। देसी गौ नस्ल पालन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। अवाना को यह पुरस्कार केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने प्रदान किया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात के द्वारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रगतिशील गोपालक, गोपालक संगठन और एआई कार्यकर्ताओं को गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए। इस समारोह में गोपाल रत्न श्रेणी का प्रथम पुरस्कार जयपुर जिले के बहराना गांव के गोपालक सुरेंद्र अवाना को प्रदान किया गया। बतौर पुरस्कार अवाना को 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अवाना को यह पुरस्कार केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बाल्यान और एल मुरुगन ने प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि स्वदेशी गोपालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत 9 अलग अलग श्रेणियों में गोपाल रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं। बात करें अवाना की तो उन्होंने कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए हैं। अवाना को अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इन पुरस्कारों में नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार, हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड, आत्मा परियोजना और जैविक खेती योजना के तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार शामिल हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में यह पुरस्कार पहली बार किसी पशुपालक को मिला है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और पशुपालन विभाग की शासन सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने अवाना के सम्मानित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि यह पुरस्कार प्रदेश और पशुपालन विभाग के लिए गौरव की बात है। इससे डेयरी किसानों और पशुपालन विभाग के कार्मिकों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरसों को तना गलन रोग से बचाने के लिए किसान 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक फसल में सिंचाई नहीं करें। कृषि वैज्ञानिकों ने यह बात केवीके गुंता बानसूर में आयोजित प्रशिक्षण में कही। कृषि विज्ञान केंद्र गुंता बानसूर के द्वारा सरसों में कीट रोग नियंत्रण विषयक किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण में 100 से ज्यादा किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए सरसों अनुसंधान निदेशालय के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज शर्मा ने कहा कि सरसों की उपज गिराने में तना गलन रोग प्रमुख है। इस रोग से फसल में 30 से 35% तक नुकसान संभव है। इस रोग की रोकथाम के लिए किसान 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक फसल में सिंचाई नहीं करें। उन्होंने बताया कि इस समय काल के दौरान मावठ होने अथवा जमीन में नमी ज़्यादा होने की स्थिति में किसान 2 ग्राम कार्बनडोजियम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। उन्होंने किसानों को सफ़ेद रोली रोग, पौध विरलीकरण के बारे में भी जानकारी दी।
प्रशिक्षण में NIPB के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत दास ने ICAR की अनुसूचित जाति उपयोजना के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों की श्रम लागत घटाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। NIPB के डॉक्टर नवीन चंद्र गुप्ता ने किसानों को जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से उच्च उत्पादन क्षमता और रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया जा रहा है। BT कपास इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर सुनील कुमार ने किसानों को रबी फसलों में कीट रोग नियंत्रण के बारे में बताया। इस मौके पर किसानों को खेतीबाड़ी के काम आने वाले स्प्रेयर, फावड़ा, कुदाली, दराती और खुरपी जैसे यंत्र भी वितरित किए गए। जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक जिला परिषद CEO सुरेश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में पलसाना, पाटन और खंडेला में नए FPO के गठन का प्रस्ताव लिया गया। जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक जिला परिषद CEO सुरेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में सीकर जिले के पलसाना ब्लॉक में सरसों, खंडेला में चना, तारामीरा और पाटन ब्लॉक में कॉल क्रॉप्स और सरसों के लिए FPO गठन का निर्णय लिया गया। नाबार्ड के DDM ML मीना ने बताया कि धौंद और पिपराली ब्लॉक में प्याज मटर के लिए FPO गठन और संवर्धन हेतु CBBO के रूप में इंडियन ग्रामीण सर्विसेज का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में चोला, लोबिया और श्री माधोपुर ब्लॉक में तरबूज के लिए सिनर्जी क्रॉप साइंस का चयन किया गया है। श्री मीना ने बताया कि FPO को 18 लाख रुपए की सहायता 3 वर्षों के दौरान प्रदान की जाती है। वहीं संबंधित CBBO को 25 लाख रुपए प्रति FPO प्रदान किए जाने का भी प्रावधान योजना में है। बैठक में CEO सुरेश कुमार ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी लक्ष्यों को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही धौंद और पिपराली ब्लॉक में घटित FPO के प्रतिनिधियों को पेंशन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मक्का की नई किस्म विकसित की है। वैज्ञानिकों ने नव विकसित किस्म को मालवीय स्वर्ण मक्का 1 नाम दिया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के कृषि वैज्ञानिकों ने मक्का की नई किस्म तैयार की है। इस किस्म को बायोफोर्टिफाइड श्रेणी में रखा गया है। वैज्ञानिकों ने इस किस्म को मालवीय स्वर्ण मक्का 1 नाम दिया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि नई किस्म प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम से भरपूर है। यह किस्म शरीर में खून की कमी को दूर करेगी। उन्होंने बताया कि इस किस्म में सामान्य मक्का की अपेक्षा 2.5 गुना यानी लगभग 150% ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इस बायोफोर्टिफाइड मक्का किस्म में सामान्य प्रोटीन की मात्रा 9 से 10% है। वहीं प्रोटीन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा 0.8% है, जो सामान्य मक्का में 0.3% तक होती है। उल्लेखनीय है कि शरीर में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन कैल्शियम और खून बनने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। किसान भाइयों, अमरूद की फसल में उकटा रोग का प्रकोप होता है। इससे पौधा सूखने लगता है और उत्पादन में गिरावट आती है। अमरूद की फसल में उकटा का प्रकोप नुकसानदायी है। इस रोग के प्रकोप से पौधा सूखने लगता है। यह रोग तब लगता है जब खेत की मिट्टी का pH 7.5 से 9 के बीच अथवा इससे अधिक हो। इस रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाई सबसे पहले अमरूद के पौधे की सूखी टहनियों को काटकर फेंक दें। 0.5% मेटासिस्टॉक्स और जिंक सल्फेट की दर से घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करें। खेत की गुड़ाई के समय कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ क्षेत्र में ड्रेंचिंग करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मशरूम की खेती का प्रचलन आजकल तेजी से बढ़ रहा है। इसका पौष्टिक आहार में तो महत्व है ही, साथ ही दवाओं के रूप में भी इसका बहुत महत्व है। कम लागत, कम जगह में इसकी खेती करके हमारे किसान भाई साल भर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
मशरूम की सफल खेती आप किस प्रकार से करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप किस प्रकार से कमाएं, इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हैं प्रगतिशील किसान मोटाराम शर्मा। तो आइए मिलते हैं इनसे और लेते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों राम राम। मशरूम की खेती इसलिए करनी चाहिए कि एक तो हमारी जोत कम हो रही है, एक हमारी पानी भी कम हो रहा है। इसलिए मशरूम की खेती जिस छत के नीचे हम मशरूम की खेती करें उसी छत के पानी से हम 12 महीने मशरूम की खेती कर सकते हैं। न इसके अंदर कोई ट्रैक्टर की लागत आती है, न कोई पानी की ज़्यादा लागत आती है और किसान अपनी आमदनी पूरी तरह बढ़ा सकता है। 2 गुणी नहीं 4 गुणी 10 गुणी भी कर सकता है। और मशरूम हमें उगानी इसलिए ज़रूरी है कि आज हमारी जो कृषि है वो इतनी जहरीली हो चुकी है। जो हमारी खेती के अंदर जो पेस्टिसाइड हम डालते हैं वो एक कैंसर का कारण है। लोगों के पाचन तंत्र खराब हो रहे हैं। मशरूम कई रोगों से आपको बचाती है। जैसे मशरूम के अंदर पॉलीसेक्राइड्स पाया जाता है तो वो कैंसर का एंटीवायरस है। मशरूम के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, एर्गेस्ट्रॉल होता है जो बीपी और हार्ट के पेशेंटों के लिए अच्छा होता है। मशरूम के अंदर बीटा ग्लूकोन पाया जाता है, वो शुगर पेशेंट के लिए बहुत एक बढ़िया औषधि के रूप में काम करता है। और उगाने का हमें किसी लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है। हम 12 महीने बिना ऐसी प्लांट के भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कई तरह की मशरूमें होती हैं। जैसे मिल्की मशरूम है, हम बरसात की टाइम और गर्मियों में कर सकते हैं। ऑयस्टर और बटन हम सर्दियों में कर सकते हैं और हम एक अच्छा आमदनी का रास्ता अपना सकते हैं। और वैसे बहुत सारी मशरूमें हैं। जैसे मैं गैनोडर्मा मशरूम का उत्पादन भी करता हूँ। 2010 में हिंदुस्तान में पहली बार मैंने गैनोडर्मा मशरूम की खेती की थी। आज मेरे फार्म पर 15-16 तरह की मशरूमें उपलब्ध हैं। कॉर्डिसेप मशरूम जो 2 लाख रुपए किलो की मशरूम है वो भी मैं पैदा कर रहा हूँ। अब एक किसान अगर 2 लाख रुपए किलो की कृषि में कोई उत्पादन कर ले तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कोई व्यवसाय नहीं होता है। रही बात मशरूम उगाने के, तो बड़े सिंपल तरीके हैं। ऑयस्टर मशरूम उगाने के लिए आपको 100 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, 7.5 ग्राम बायोस्टीन होती है और 125 ग्राम फार्मोलिन होती है। 18 घंटे तक आप उसमें 15 से 20 किलो अपना जो खाकला होता है, तूड़ी बोलो भूसा बोलो, उसको भिगो करके हम 2% के हिसाब से मशरूम के बीज को स्पान बोलते हैं, तो वो हम मिला करके आज जैसे हमने बिजाई की है तो हम 20 रोज़ बाद फसल हमारी चालू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे बटन मशरूम है वो हमारे सर्दियों में हम 6 महीने कर सकते हैं। बटन मशरूम उगाने के लिए आपको कम से कम कंपोस्ट बनाने के लिए 3 क्विंटल तूड़ी, 3 किलो एसएसपी, 3 किलो पोटास, 9 किलो कैल्शियम अमोनियम और 20 किलो जिप्सम, 20 किलो जो गेहूं का जो चापड़ आता है वो सब हम मिला करके 1 महीना उसमें हमें कंपोस्ट बनाने में लगता है और हम उसकी बिजाई करके हम लंबा उत्पादन कर सकते हैं। आज बटन मशरूम एक ऐसी मशरूम है, आप हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में जा कर के अगर बेचते हो तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। हमारे राजस्थान में मुहाना मंडी में आजकल खूब मशरूम सेल होती है। दिल्ली की मेन आज़ादपुर मंडी है, बाकी आप दिल्ली की किसी भी मंडी में जाओ, आपकी मशरूम आप जितनी उगाओगे उतनी बिक जाएगी। दूसरी बात, अगर हमें उससे और भी ज़्यादा पैसे चाहिए तो हम हमारी प्रोसेस यूनिट डालें, जिसमें हम मशरूम सूप भी बना सकते हैं, मशरूम कैंडी बना सकते हैं, मशरूम का अचार बना सकते हैं। तो मशरूम से हम बहुत कुछ चीज़ें बना सकते हैं। और मेरे यहाँ आप परामर्श के लिए आ सकते हैं। क्षेत्रीय जो आपका उद्यान विभाग है वहाँ से आप सलाह ले सकते हैं। मशरूम उगाने के लिए आपको कोई लंबे चौड़े पैसे इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप कच्चा छप्पर बना करके भी मशरूम उगा सकते हैं। प्लास्टिक की सीट, बांस बढ़िया खड़ी करके उस पर नीचे प्लास्टिक की सीट दे कर के उस जो हमारे राजस्थान में कड़वी के और ये जो पानी के पूले होते हैं उसकी आप छान का निर्माण करके भी मशरूम कर सकते हैं। मशरूम आप टीन शेड के नीचे भी कर सकते हैं, मशरूम आप पक्के मकान में भी कर सकते हैं।
कुछ मशरूमें ऐसी हैं जो हाइजीनिक मशरूमें हैं, वो आपको ऐसी यूनिट में करनी पड़ेगी। जैसे गैनोडर्मा है, सिटाके है, कॉर्डिसेप है, हॉरिसियम है, काला कंचपड़ा है। तो इस तरह की कई मशरूमें हैं, वो आपको ऐसी यूनिट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और साधारण तरीके से जो हमारी जो 3 मशरूमें चल रही है सब्जी के लिए इंडिया में, एक तो मिल्की मशरूम है, वो हम गर्मी में कर सकते हैं, क्योंकि मिल्की मशरूम में टेम्परेचर 40 तक हो जाती है, 30 से 40 तक टेम्परेचर चाहिए। तो हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर कमरे का टेम्परेचर 10 तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं। और ऑयस्टर मशरूम है, वो कई तरह की मशरूमें आती हैं, जैसे टेम्परेचर 18 से लेकर के 20 तक की, 25 तक की भी आती है, और 25 से टेम्परेचर 30 तक की भी आती है। जैसे साजर काजू है, वो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर में हो जाती है। और मिल्की मशरूम और सिट्रो है, फ्लोरिडा है, किंग ऑयस्टर है, इसलिए कई मशरूमें हैं जो हमारे राजस्थान में विदाउट एसी भी 12 महीने कर सकते हैं। और प्रायकर मशरूमों का उगाने का मेथड सबका अलग अलग ही होता है, मगर हम किसी भी एक मकान के अंदर मशरूम कर सकते हैं 12 महीने। इसमें मेन क्या होता है कि हमें इसकी साफ़ सफाई के ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मशरूम के प्लांट के अंदर कोई बीमारी अगर आ जाती है तो उसका कोई समाधान नहीं होता। उसकी समाधान यही है कि आप पहले अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो कोई बीमारी आएगी ही नहीं। एक मशरूम की सबसे बड़ी बात यह है कि आप मशरूम जब फ्रूट बॉडी तैयार हो जाती है तो उस समय आप मास्क लगा के ही शेड के अंदर जाए, क्योंकि मशरूम प्लांट एक एज ए ऑपरेशन थिएटर, जो ऑपरेशन थिएटर में जो नेम लागू होते हैं वो सारे मशरूम की यूनिट में लागू होते हैं। अगर एक बार बीमारी आ जाती है तो हो सकता है वो उस जगह आपको 3 साल तक मशरूम होने ही नहीं दे, क्योंकि वो जगह चेंज करनी पड़ती है। इसलिए सबसे सावधानी यही है कि आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और जब भी आप मशरूम यूनिट के अंदर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, वरना हम खुद भी अस्थमा के रोगी हो सकते हैं। और मैं एक ये भी कहूँगा कि बटन मशरूम के अंदर प्रोटीन होते हैं 25%, और ऑयस्टर मशरूम होती है उसके अंदर प्रोटीन होते हैं 45% के लगभग, और 100% डाइजेशन होती है ये। तो अब ऑयस्टर मशरूम हम लोगों तक पहुंचाएंगे, उसके गुणों के बारे में बताएंगे। तो इसमें क्या है, ये ताज़ा नहीं बिकती है, तो इसके लिए हम लोग मशरूम के पापड़ भी बनाए जाते हैं, मशरूम की मंगोड़ी भी बन जाती है, मशरूम का सूप भी बन जाता है, और मशरूम का अचार भी बन जाता है। तो इसीलिए आप कोई भी, मैं तो हर किसान भाई से ये कहता हूँ कि जो अपनी खेती करता है न, उसकी सारी की प्रोसेस करके ही बेचेगा, तभी किसान ज़िंदा रहेगा। इसलिए मशरूम तो आप जगह अगर उगाते हैं तो बटन के अलावा आप जितने भी मशरूमें उगाते हैं उसका आप उत्पादन तैयार करके ही मार्केट में बेचेंगे, तभी आप सफल होंगे। रही बात मशरूम के प्रशिक्षण की, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो फ्री प्रशिक्षण देती हैं। जैसे सोनीपत के अंदर मूर्थल में है, तो वहाँ आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। सोलन के अंदर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो उसका सरकार चार्ज करती है, और ट्रेनिंग आप हमारे यहाँ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग में लेने में थोड़ी लॉन्ग टाइम लग जाते हैं। हम क्या पूरी विधिवत हम कंपोस्ट बनवाते हैं आपसे ही, और उसमें 1 महीने में आपको 10 दिन आना पड़ता है, उसका कुछ चार्ज हम ले लेते हैं आपसे। और हमारे पास 5 यूनिवर्सिटियों के बच्चे आते हैं जो एग्रीकल्चर साइंस के, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ, उनसे मैं कोई पैसे वगैरह नहीं लेता हूँ। और मशरूम हमारे उद्यान विभाग जो भी क्षेत्र में आपकी है वहाँ आप अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, और जयपुर दुर्गापुरा में भी आप संपर्क कर सकते हैं। दुर्गापुरा के अंदर शेखावत साहब हैं, वो ट्रेनिंग भी करवाते हैं। और इस तरह आप मशरूम की खेती के लिए आपको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्यों बाकी खेतियों में तो हम बिजाई वगैरह ट्रैक्टर से कर देते हैं, मतलब मशरूम की खेती में तो जो कंपोस्ट वगैरह हम बनाते हैं उसका कितना टेम्परेचर जाना है, कितने घंटे इसको भिगोना है, कितना इसमें बीज मिलाना है, वो उस हिसाब से अगर चलेंगे तभी हम सक्सेस होंगे। और मशरूम में सक्सेस नहीं होने के सबसे ज़्यादा 4-5 कारण होते हैं।
पहला कारण होता है कि हम लोग सही तकनीकी हमारे पास नहीं होती है। दूसरा कारण ये होता है कि हमें जो मशरूम का बीज है जिसको स्पान बोलते हैं वो हमें सही उपलब्ध नहीं होता है। तीसरा होता है कि हमारी मार्केटिंग की थोड़ी समस्या होती है। तो मार्केटिंग अगर किसान चाहे तो बाकी चीज़ों की होते हैं, इसकी भी कर सकते हो आप। किसान भाइयों से ये सलाह दूंगा कि अगर आप बहुत लंबी अगर नहीं उगा सकते हैं तो आप अपने खाने के लिए मशरूम ज़रूर उगाएं। इसलिए क्योंकि जब किसान स्वस्थ रहेगा तभी दुनिया को स्वस्थ रख सकता है। तो आज हम जो खा रहे हैं ये आप मान के चलो, इस पेस्टिसाइड का एंटीडोट आप मशरूम को माने तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी को जो चाहिए वो मशरूम के अंदर सारी चीज़ें प्राप्त हैं। विटामिन B1 पाई जाती है मशरूम में, विटामिन B2 है, B3 है, B5 है, B12 पाया जाता है, विटामिन C है, विटामिन D है, फॉलिक एसिड है, जो हमारे शरीर को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि पॉलीसैकेराइड्स जैसी चीज़ें भी मशरूम में पाई जाती हैं जो कैंसर जैसे रोग को होने ही नहीं देती है, और अगर कैंसर हो भी जाती है तो हम मशरूम से ठीक कर सकते हैं। इस तरह का मशरूम का बोलबाला है। साथियों, आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आपके पास में हैं तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।